इस वक्त में से मौजूद हैं डॉक्टर रज़ाक बस्सम मौजूद हैं। इससे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बैरून मुल्क रहकर भी हमें जो है वो अपना कीमती वक्त नवाजा और हमें अपना टाइम दिया। असल में आपसे मौजूदा सियासी सूरत पर बातचीत करना चाहूँगा, खासतौर कश्मीर के हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, खासतौर एक पार्टी को जो दीवार के साथ लगाया जा रहा है पीटीआई वालों को, इस वजह से भी पूछना चाहूँगा कि आप उनके दफ्तर को भी सील कर दिया गया इस्लामाबाद में जो G4 में था, मरकजी उनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था। इसके साथ साथ और भी उनके साथ काफ़ी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। इसके साथ आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फराज शायर जो है उनको भी अगवा किया हुआ है, उस पर भी जो है वो अदालत में केस है सारा कुछ। तो मीडिया पर भी कतरखाने और डिजिटल मीडिया पर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह भी लाई जा रही है। तो सर इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपका क्या तजिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया मौजूदा सूरत हाल में और इन करंट इश्यूज़ के हवाले से आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। सरदार साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है आपने बात की, एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। यहाँ तकरीबन तमाम ही पॉलिटिकल कुव्वतें जो मुल्क की हैं उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये जो एक सियासी कशमकश चल रही है गुज़िश्ता कई एक अरसे से, कई सालों से जो सियासी कशमकश चल रही है, उसकी वजह से ना पाकिस्तान की मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ना पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो रहा है और पाकिस्तान के अवामुन नास, एक आम आदमी वो परेशान है। आम आदमी को बाकी किसी चीज से कंसर्न नहीं है। उसको ये उसको जो कंसर्न है वो इससे है कि आटा, चीनी, दाल, घी वो मुझे किस रेट के ऊपर मिल रहे हैं। आप देख लें कि कितने बड़े बड़े इस पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से या गैर सियासी इस्तेकाम की वजह से, गैर मुस्तहकम जो आपका एक सिलसिला है उसकी वजह से अभी कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स खुल के सामने आ रहे हैं। आप गंदम के स्कैंडल को उठा लें, आप दूसरी चीजों को उठा के लें कि हमारा अपना किसान परेशान है, हमारा एक आम आदमी पाकिस्तान के अंदर परेशान है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। और ना सिर्फ सॉरी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोग, जो ओवरसीज कम्युनिटी है हमारी, वो भी बड़ी परेशान है। वो लोग वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो जाके पाकिस्तान में अपना कारोबार करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गैर मुस्तहकम सिलसिले की वजह से वो वापस नहीं जा रहे और बड़ा परेशान है इस सूरत हाल से। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है, खासतौर आपके सामने कश्मीर का मसला भी हुआ, फिर उनके मुतालबात उनको मानने पड़े, ये इतना मसला क्यों बना और क्यों इतने आगे जाना पड़ गया उनको, यहाँ तक नौबत आ गई कि उनको एक शदीद किस्म का एहतजाज करना पड़ा अपने अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को मनवाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं खराज तहसीन पेश करूँगा उन लोगों को जो इस उन्वान के ऊपर, अवामी मुतालबे के ऊपर निकले और एक बिल्कुल गैर मुसल्ला होके और बिल्कुल उनके अंदर तशद्दुद का कोई उनसर नहीं था। तशद्दुद से बालातर होके उन लोगों ने एक तहरीक चलाई और अपने मुतालबात मनवाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को या इस पूरे सिलसिले को डील करने वाले लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आखिर क्या जरूरत पेश आई कि अवामुन नास का एक समुंदर सड़कों के ऊपर निकल आया। आखिर क्या जरूरत पेश आई कि कश्मीर जो पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, आजाद कश्मीर को आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान के दिफा के एतबार से भी आप गैर अहम नहीं समझ सकते। पाकिस्तान का सारा डिफेंस, अगर वो आजाद कश्मीर का सिलसिला अल्लाह ना करे वो कोई और किसी तरफ निकल जाता है, तो आपके इस्लामाबाद तक पहुंचना या पाकिस्तान तक पहुंचना बहुत आसान है। कश्मीर के जितने सारे दरिया हैं उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। कश्मीर के जो कुदरती सिलसिला, वो सारा रुख पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान के दिफा के एतबार से भी पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है। और दूसरी चीज, जहां तक बात कश्मीर के हवाले से है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इस पे बात करना चाहूंगा। देखें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मौजूद नहीं थे, एक बर्रे सगीर होता था, कश्मीर उस वक्त भी था। कश्मीर कोई एक नई चीज नहीं है, एक शुरू से एक सिलसिला है। और कश्मीर का इशू मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरे बर्रसगीर और पूरी दुनिया के अमन के लिए ये एक अहम तरीन मसला है। अब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है कि जब कश्मीरी अवाम को उनका हक के खुद इरादियत या जो उनका एक बुनियादी हक है वो उनको अदा नहीं करने दिया जाए। देखिए, बतौर कश्मीरी, एक कश्मीरी की मर्जी है वो किस तरफ जाना चाह रहा है। वो पाकिस्तान के साथ आना चाह रहा है, वो खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाह रहा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसको उसका बुनियादी हक दे रही हैं। और पाकिस्तान की हमायत शुरू से 1947 से लेके अब तक
कश्मीर के इनके साथी, और कश्मीर में एक बहुत बड़ी कुव्वत थी पाकिस्तान के हवाले से। और अभी भी कश्मीर की अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका मोहब्बत का, उल्फत का एक तल्लक है, रिश्ता है, मामला है। अब इस सारे सिलसिले को खराब करने के लिए एक ये जो इस तहरीक के दौरान एक तो जो वहां पे एफसी भेजी गई, निहत्ते लोगों के ऊपर तशद्दद किया गया और उन लोगों को बुरी तरह से मारा और पीटा गया, और फिर वहां से कुछ अनासर की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बात चली, तो उसको बुनियाद बना के उसको एक क्लैशेस क्रिएट की गई। अब सवाल मेरा ये है कि भाई ये नौबत यहां तक पहुंची क्यों है? आटे और राइट। चीनी का जो मसला था, आपने पहले उसे क्यों नहीं हल किया? वजीर आजम आजाद कश्मीर कह रहे हैं कि एफसी को मैंने नहीं बुलाया, तो सवाल ये है कि एफसी को वहां किसने भेजा? फिर किस, वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने उस प्रोपेगेंडे को करने का मौका दिया कि क्वाला पुल के ऊपर लगा हुआ पाकिस्तान का परचम वो किसी ने नहीं उतारा, फटा हुआ परचम था, उस परचम को एक चेंज किया गया, वहां उसको ये बना के पेश किया गया जी पाकिस्तान का परचम उतार दिया गया है और अब वहां से पाकिस्तान का सिलसिला खत्म कर दिया गया। और उसके मुकाबले में कोटली सतिया के अंदर जो एक इलाका, वहां कुछ नौजवानों को खड़ा किया गया और कश्मीर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर जबरदस्ती पाक फौज जिंदाबाद और इस तरह के नारे लिखे जाने लगे। भाई कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत शुरू से है, वो मोहब्बत अजल से है। अब आप उसको इस तरह करके तो उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी कश्मीर की पाकिस्तान के अंदर आबाद है, एक पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कश्मीर के अंदर अपना काम कारोबार कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे, क्लैशेस क्रिएट करेंगे, तो ये और मसाइल खराब होंगे। आगे ही पाकिस्तान की मैशत नहीं संभल रही, आगे ही पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। तो जब आप मजीद इस तरह की चीजें क्रिएट करेंगे, इस तरह का सिस्टम लेके आएंगे सियासी, देखे ना, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कश्मीर की जो बुनियादी सियासी जमातें थी, मिसाल के तौर पर आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ले लें, जिसके मुतालिक कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नहीं बनाते, हमारी जो पार्टी है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वहां पे। फिर जेके जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी थी, लिबरेशन फ्रंट थी, दूसरी बहुत सारी सियासी कुव्वतें थी जो कश्मीर की थी। आपने उनको तोड़ा, तोड़ के उनकी जगह आप पाकिस्तान से मुख्तलिफ पार्टीज की सियासी ब्रांचें वहां लेके गए। गो के उन पार्टियों की भी यकीनन इसमें कुछ गलतियां होंगी, उनके भी मामलात होंगे, गलतियां उनसे भी सरजद होंगी। लेकिन जब आप उन पार्टियों को तोड़ के इस तरह के तजर्बात वहां पे करेंगे, जो एक मुतनाज़ा इलाका है, जो एक मुतनाज़ा खित्ता है, जो एक अलग रियासत है, जो एक अलग अपनी शनाख्त रखती है, जब आप वहां पे इस तरह के तजर्बात करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इस तरह का रिएक्शन आएगा। जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को वहां नुकसान पहुंचाएंगे, आप उनको गैर मुस्तहकम करेंगे, तो फिर इस तरह का यकीनी तौर पर रद्द अमल आएगा। और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं है, अभी भी वक्त है कश्मीरी अवाम को, ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि पाकिस्तान का 90% नौजवान, आप 90% यूथ को उठा लें, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो नून लीग से है, चाहे वो कश्मीर से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, किसी भी सूबे से है, वो इस्टेब्लिशमेंट की इन पॉलिसियों से नाखुश है इस टाइम। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। आखिरी दो क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के दो केसेस रह गए हैं, एक केस जो है वो सैफर का भी फैसला आना है और तोशाखाना का फिर रह जाएगा, तो अगर ये दोनों केसों में इनको रिलीफ मिल जाता है, और अभी मतलब रियाज साहब का ट्वीट भी आया, उन्होंने क्या मेरे पर बड़ा दबाव था कि मैं बादम आप वगैरह गवाह बनूं, लेकिन मैं अपना कारोबार सारा भी दांव पे लगा दिया, लेकिन मैं किसी किस्म के ऐसे गैर कानूनी काम का ऐसा नहीं बनूंगा, किसी सियासी चीज का ऐसा नहीं बनूंगा कि जिससे जो है कोई झूठी गवाही मुझे देनी पड़ जाए। तो वो तो एक बड़ा एक स्टेम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेगी या अब आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात कम होंगी और बाहर आ जाएंगे? मैं तो वो लाइटर मोड में वराना साहब का जुमला दोहराऊंगा जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि उनसे जब सवाल पूछा गया ना कि कुछ ख्वाजा सराओं ने वो हमला किया उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि आपको मामलात चलाने के लिए ख्वाजा सराओं का सहारा लेना पड़ रहा है, तो बेहतर यह है कि आप सुलह कर लेना। तो माशाल्लाह रियाज साहब बैरियर टाउन के जो ओनर है, वो थोड़ी सी हिम्मत फरमाए और वो ये भी टीवी पे आके बताएं कि दबाव किसकी तरफ था, कौन दबाव उनके ऊपर भेज रहा है और कौन उनको प्रेशराइज कर रहा है जिसकी वजह से वो ये इंटरव्यू देने के लिए मजबूर है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे कारोबारी लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए। भाई अगर इमरान खान के ऊपर कोई केस है, आप उसको कोर्ट में पेश करें, आप उसको सजा दिलवाएं। ये आप अपने मकासद हासिल करने के लिए सियासी कुव्वतों के ऊपर आप एक दबाव देते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से हिले बहानों से आप दबाते हैं, जजों से दबा के आप उनके खिलाफ फैसले लेते हैं। एक वक्त जो होता है वो आपका मुहिब वतन होता है, 2-4 साल गुजरते हैं तो वही गद्दार वतन बन जाता है। यही नवाज शरीफ, आप बैठ के साफियों को, आप साफी बरादरी, आप भी बहुत सारी
यकीनन ब्रीफिंग के अंदर शरीक हुए होंगे, आपको भी बताया गया होगा ये गद्दार है, इसके इंडिया के साथ मुरासिम है, ये मोदी को यहाँ लेके आया है, इसके इंडिया के साथ तल्लुकात है। वही नून लीग आज पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। वो इमरान खान जो मुहिब्बे वतन था, वही आज जेल के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आपको क्यों बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है? एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं। और मुझे वो एक जुमला याद है आज भी, एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने, हमारी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी मैं इस अहम ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि यूं समझें कि गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर तो मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन गाड़ी मेरी मर्जी से नहीं मुड़ रही। मैं राइट करना चाह रहा हूँ तो वो लेफ्ट हो रही है, मैं लेफ्ट करना चाह रहा हूँ तो वो राइट हो रही है। तो वो जो कुव्वत गाड़ी को लेफ्ट और राइट कर रही है ना, तो मैं ये समझ रहा हूँ उस कुव्वत से मैं दरख्वास्त करूंगा, उनसे मैं इल्तिजा करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करें। अब पारा में एक मीटिंग बुला लें जहां आप बैठे हुए और सोचें कि क्यों ये कौम, ये नौजवान, ये वो लोग थे जो खड़े होकर आपको बसों के ऊपर सीटें दिया करते थे। ये वो नौजवान थे जो आपके लिए जाने कुर्बान करना सादत समझते थे। इस नौजवान के जहन के अंदर ये बातें कहां से आई, कैसे आई, इस बारे में। और नौजवान से भी मैं ये कहूंगा कि खुदारा सोशल मीडिया के ऊपर बेतुकी बातें देख के पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा ना बने। ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया मुल्क है। इसके लिए लाखों करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश किए। कहीं बहनें हमारी वो बेवा हुई हैं, कहीं बच्चे यतीम हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस कुव्वत को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हल्फ लेके आए हुए हैं। खुदारा इस पाकिस्तान का सोचे। सियासी कुव्वत से भी मैं ये कहूंगा, इमरान खान साहब से लेके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि अब मिल बैठे और एक ऐसा हल निकाले, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की हुकूमत हो, आप अवामी मैंडेट से आए सामने। आज आपको सामने, बात मेरी लंबी होगी, आखिरी बात करूंगा, कि आज आप देखें कि जो नून लीग के लोग हैं, जो हुकूमत की पार्टी है, जो पीपल पार्टी के लोग हैं, वो भी इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं मान रहे। पीटीआई भी नहीं मान रही, जेयूआई फे भी नहीं मान रही, कोई भी नहीं मान रही। तो सवाल ये है कि फिर इससे बेनिफिशियरी कौन है? फिर इससे फायदा तो सिर्फ उन्हीं लोगों ने उठाया ना जो आजाद सेनेटर बने, उन्हीं लोगों ने उठाया ना जो मुल्क के वजारत दाखिला के और पीसीबी की चेयरमैनशिप के और इनके मजे ले रहे हैं। उनको कौन चला रहा है? उनको लेके आने वाला कौन है? कौम बहुत समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, कौम को सारी बातें अब समझ आ चुकी हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम करें, मिल बैठे और इन मसाइल का हल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाजुल अकबर साहब अपना कीमती वक्त देने का। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान सरदार खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।